नमस्कार। इस बार वीडियो बनाने में बहुत लेट हो गया, ना फ्राइडे को ना सैटरडे को, अब संडे, वो भी बाई लिटरली आप लोगों का प्यार। इतने सारे मैसेजेस लास्ट में, अब लास्ट 1 घंटे में जो मैसेज आ रहे हैं वो कंसर्न वाले मैसेज आ रहे हैं कि सर प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिए, सब कुछ ठीक तो है ना। एकदम ठीक है। कुछ फेस्टिवल्स के कारण, कुछ मेरी माँ की तबीयत के कारण वो गिर गई थी, तो शी हर्ट हर सेल्फ। तो घर जो है वो एक तरह से हॉस्पिटल में कन्वर्ट हुआ है अभी। सो थोड़ा सा उसके कारण, सो बस वो चाह कर भी आप लोगों से मिलना जो है वो लेट हो गया। कुछ सोच नहीं पाया, कुछ समझ नहीं पाया, बस आ, अभी डिनर किया और सोचा चलो जो आता है मन में बताते हैं। बट हाँ, एक दो चीज़, तीन चीज़ें हैं जो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था आप लोगों के संग साझा करने का। और वो है दो तीन चीज़। एक, हाइपर इन्फ्लेशन। ये हाइपर इन्फ्लेशन की बात शायद मैं आज से 6 महीना पहले टच किया था, बिकॉज मेरे को दिख रहा था कि ये हाइपर इन्फ्लेशन चालू होगा और फिर ये हाइपर इन्फ्लेशन जो है वो एक टाइम पे आके डिफ्लेशन पे चला जाएगा। सो और अब जो है आप देखो, पूरी दुनिया जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन की बात कर रही है। लाइक इस वीक का अगर हम लोग खाली न्यूज़ अगर फॉलो करें तो जर्मनी, कनाडा, यूरोप, आई थिंक 50%, 38% जर्मनी, एंड दे आर नाउ कंसर्न। अब वो कंसर्न दिखा रहे हैं। अभी तक क्या था कि नहीं, इन्फ्लेशन हम चाहते हैं कि इन्फ्लेशन हो, विच इज़ अ साइन कि इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है। अब अब वो जिसको वो चाह रहे थे, अब वो उनके कंसर्न का विषय बन गया है। तो अब ये विशेष सर्कल और चिकन एंड एग स्टोरी जैसा हो गया कि किसको पहले कंट्रोल किया जाए। पहले वो इन्फ्लेशन को खुला छोड़ दिए, ये सोच के कि इन्फ्लेशन को खुला छोड़ते हैं तो इकोनॉमी एक्सपैंड करेगी, या इकोनॉमी एक्सपैंड करेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और अब उनको वो समझ में नहीं आ रहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेट हाइक पहले करें या इकोनॉमी को एक्सपैंड करने का मौका दें। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आने वाले समय में खड़ा करने वाला है। और अगर दो तीन फैक्टर जो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से है, जो ग्लोबली बाज़ार को प्रेशर देगा, वो ये है, वो उसमें से एक ये हाइपर इन्फ्लेशन है। एंड प्रॉब्ली शायद ट्रिगर भी हाइपर इन्फ्लेशन से ही होगा। क्योंकि आप देखिए, अब सारी बड़ी कंपनियां जो अपनी रिजल्ट लेकर आ रही हैं वो क्लियर कट एक मतलब नोट दे रही हैं। दे आर गिविंग इट एज अ पॉइंट स्टेटमेंट कि द कॉस्ट हैव इंक्रीज एंड दैट इज वाई इन दिस काइंड ऑफ इन्फ्लेशनरी सिचुएशन मेंटेनिंग प्रॉफिट एट एग्जिस्टिंग प्राइसेस, या इवन प्राइस इंक्रीज करने के बाद उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि वो कितना डिमांड को कैटर कर पाएंगे। मीन्स डिमांड किस तरह का रहेगा। 2 रुपया में अगर कुछ चीज़ बेच रही है उसको 3 रुपया कर दिया जाए तो दे आर येट टू एसरटेन कि 3 रुपया में उनका डिमांड कितना रहेगा। सो 2 से 3 जो होगा वो कॉस्ट प्रेशर पे होगा। और अगर डिमांड भी हिट कर गया तो वो एक बड़ा हिट होगा। तो या तो 2 के बदले 2.5 में बेचो, मतलब कुछ परसेंटेज का कॉस्ट हिट खुद के बैलेंस शीट पे लो, प्रॉफिटेबिलिटी को कम करो और वो हिट खुद पे लो, जिससे डिमांड को आप स्टेबल कर सको। मतलब डिमांड उतना ही रहे जितना एक लोग नॉर्मल कैपेसिटी में एब्जॉर्व कर सके। और अगर फुल इन्फ्लेशनरी प्रेशर अगर हर कंपनी अपने प्राइसिंग पे दे दे, तो नाउ द क्वेश्चन इज कि वो लोग फिर उस चीज़ को एब्जॉर्व करेंगे या नहीं करेंगे। और उसके कारण जो डिमांड कम हो जाएगा, वो डिमांड टेम्पररी इन नेचर रहेगा या परमानेंट इन नेचर होगा। क्योंकि क्या होता है कि कई बार आप एक चीज़ से, फॉर एग्जांपल, सुबह उठते ही आप शायद 2 पर्टिकुलर बिस्किट अगर खाते हैं और फिर आपको लगे कि वो बिस्किट आप कई सालों से खा रहे हैं, तो वो आपके जहन में है और आपको आदत हो गया। पर कोई भी मजबूरी के कारण अगर वो 2 बिस्कुट आप नहीं खाओ और फिर अगर 1 या 2 महीना भी नहीं खाओ, तो अब ये श्योरिटी नहीं है कि तीसरे महीना अगर उसका प्राइस कम हो जाए तो आप खाओगे कि नहीं खाओगे। एंड इसमें एक डेटा साइंस है कि जो बोलता है 70 to 80% प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर आपने बंद कर दिया तो शायद आप दोबारा नहीं खाओ। ये ग्लोबली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क और प्रेशर पॉइंट बन चुका है।
और ये हर कंट्री में है, कहीं कम कहीं बेसी। इंडिया में आई अप्रिशिएट कि देर आए पर दुरुस्त आए। गवर्नमेंट ने जो मैं आज से 1.5-2 साल पहले, प्रॉब्ली सितंबर 2019, जब कॉर्पोरेट टैक्स कट हुआ था, उस समय मैंने ये ट्वीट किया था कि कॉर्पोरेट टैक्स कट करने का कोई फायदा नहीं है। अगर पेट्रोल डीजल के ऊपर जो एक्साइज लेवी है उसको अगर कम कर दे तो 1,47,000 का जो आउटले था किसमें, कॉर्पोरेट टैक्स में, और इतना ही इनकमिंग था ये एक्साइज ड्यूटी पे, तो उसको ऑफसेट कर देने से शायद इकोनॉमी आज बहुत अच्छे शेप में होती। बिकॉज कॉर्पोरेट टैक्स आप कट करके किसको बेनिफिट दिए? नॉर्मल आदमी को कोई बेनिफिट नहीं मिला। शेयर मार्केट बढ़ गया, शेयर मार्केट 10,000 का 20,000 हो गया, या 18,000 हो गया, 25,000 हो जाए, बट एक नॉर्मल इंसान को उसका क्या बेनिफिट मिला? और वही अगर डीजल और पेट्रोल पे जो सब्सिडी आज से चिदम्बरम साहब ने दिया था 4 साल 5 साल पहले, एक्साइज ड्यूटी लेवी किया था, सॉरी नॉट सब्सिडी, एक्साइज ड्यूटी जो लेवी किया था आज से 5 साल पहले के बजट में, वो उतना ही अमाउंट जो उन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि इससे हमारा रेवेन्यू आएगा, उतना ही अमाउंट का रेवेन्यू आउटले सीतारमन जी ने किया कॉर्पोरेट टैक्स कट करके। आई डोंट नो, शेयर मार्केट अगर बढ़ाना उद्देश्य था तो उसमें सक्सेसफुल हो गए, बट इकोनॉमी, इन्फ्लेशन इज एट अ बैड पॉइंट। दूसरा एक पॉइंट है जो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में आ रहा है, और बहुत बड़ा पॉइंट मैं आपसे शेयर करता हूं। यूएस में सब कुछ सही नहीं है, एवरीथिंग इज नॉट राइट इन यूएस, एंड कहीं ना कहीं एक कैलकुलेशन में ये आ रहा है कि बाइडेन साहब अपना ये 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। देखिए, इसके पहले भी लास्ट 10 साल से मैंने कई प्रेडिक्शंस किए हैं ऐसे। ट्रंप जीत जाएगा ऐसा ही प्रेडिक्शन मेरे ट्विटर पे किया हुआ है, जबकि ट्रंप हार जाने का कोई एक पैसे का भी चांस नहीं था। बेटफेयर या कोई भी ऑनलाइन बेटिंग साइट्स पे द बेट्स वर क्लोज्ड इन फेवर ऑफ ट्रंप, बट उस दिन भी मेरा ये प्रेडिक्शन था कि ट्रंप विल नॉट बी ट्रम्पेटेड, वो नहीं जीतेगा। एनीवे, तो सॉरी, जब ट्रंप जीत जाएगा, ये ट्रंप के टाइम का था, जब ट्रंप जीत जाएगा उसका प्रेडिक्शन कि कोई एक्सेप्ट नहीं किया था, एंड मेरा ट्वीट था ट्रंप विल बी ट्रम्पेटेड एंड हिलरी विल गो डाउन द हिल। तो हिलरी हारने का कोई चांस था ही नहीं कहीं पे भी। एनीवे, तो यूएस को मैं जितना स्टडी कर पा रहा हूं या मैं जितना करता हूं उसके हिसाब से आई समहाउ फील कि बाइडेन साहब का पूरा 5 साल कंप्लीट नहीं होगा। अब वो इंटरनली क्या कूप होगा, ट्रंप साहब कुछ जैसा सुनने में आ रहा है कि अभी कुछ स्टेट्स के गवर्नर्स का इलेक्शन है, उसके बाद कुछ लेजिस्लेशन में अमेंडमेंट करें करके बहुत कुछ हो सकता है। सो मे बी साइलेंट कूप, या तो साइलेंट कूप हो जाए, या बाइडेन साहब के बदले कमला हैरिस शायद आ जाए, क्योंकि उनका भी चांसेस बहुत ब्राइट है। सो बेसिकली कौन आए कौन नहीं आए उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर इफ यू टॉक ऑन अ ग्लोबल एंड जियोपॉलिटिकल सिनेरियो या मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अब अनसर्टेनिटी दिख रही है। तीसरा और बहुत बड़ा पॉइंट, जो कि अब टाइम साइकिल के हिसाब से इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक पहुंच चुका है या पहुंचने वाला है, जिसको बोलते हैं कि बैकवर्ड काउंटिंग शुरू हो चुका है। सो बैकवर्ड काउंटिंग अगर शुरू हो चुका है, और वो है कहीं ना कहीं चाइना सेंट्रिक कॉन्फ्लिक्ट। ये जो इराक में हुआ, अफगानिस्तान में हो रहा है, आई डोंट थिंक कि ये कोई ट्रिगर पॉइंट बनेगा, बट चाइना से रिलेटेड, चाइना सेंट्रिक कहीं ना कहीं एक फ्लैश पॉइंट डेवलप हो रहा है, और वो बहुत जल्दी डेवलप हो रहा है, बहुत जल्दी, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो मटेरियलाइज होने का हर एक हम टाइम साइकिल में बहुत सारा कुछ कॉन्फ्लुएंस देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें मिल के एक जगह में आ रही हैं।
तो उससे ये समझ में आ रहा है, जो मैंने अभी तक नहीं कभी ऐसा बोला, फियर मॉन्गरिंग मेरा करने का आदत नहीं है। और मैं प्लीज इससे ये मत समझिएगा कि कहीं ना कहीं भी मैं मंदी बोल रहा हूँ, मैं मंदी की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। अभी आई एम टॉकिंग अबाउट अ जियोपॉलिटिकल टाइम साइकिल एनालिसिस। मार्केट क्या होगा, वो कल क्या होगा और परसों क्या होगा, उसमें डिफरेंस होता है, तो उसको एक बार भूल जाते हैं, मार्केट को साइड में रखते हैं। और फियर मॉन्गरिंग नहीं है ये, दीज आर जस्ट एक टाइम साइकिल एनालिसिस, जो प्रोबेबिलिटीज है। भाई आज से 6 महीना पहले अगर मैंने हाइपर इन्फ्लेशन बोला था, वो आज पूरी दुनिया बोल रही है। अब मैं ये बोल रहा हूं 2 पॉइंट की एवरीथिंग इज नॉट गुड इन यूएस। तो यूएस में कोई एक फ्लैश पॉइंट बनेगा, बनना चाहिए। तीसरा, जो सबको दिख रहा है बट समझ नहीं आ रहा है कि होना क्या है, बट वो होना वही है जो होना है, जो डिस्टाइंड है वो होना है। और वो कहीं ना कहीं अब कॉन्फ्लुएंस में दिख रहा है कि चाइना सेंट्रिक कहीं ना कहीं कोई फ्लैश पॉइंट बनेगा। आज से बहुत साल पहले मैंने ट्वीट किया था, इज ताइवान द न्यू पोलैंड। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो सेम ऐसे ही हिटलर और उसके महत्वाकांक्षी, या जिसको बोलते हैं एक्सपेंशनिज्म, ने पोलैंड को लेके स्टार्ट हुआ था सारा झमेला। और आज के दिन में ये 1.5 साल 2 साल पुराना ट्वीट है मेरा कि इज ताइवान द न्यू पोलैंड। तो अब क्या है कि ताइवान अब गर्म हो रहा है, साउथ चाइना सी पूरा गर्म हो रहा है। और कहीं ना कहीं फ्लैश पॉइंट्स में बहुत सारी चीजें हैं जो अब वो कॉन्फ्लुएंस में दिख रही हैं कि अब समय आ गया है, समय आ गया। अगर हम इसको मार्केट पे आकर अगर बात करें तो मार्केट पे इसका असर क्या होगा, नहीं होगा, या सिर्फ एक फ्लैश क्रैश जैसा होता है। जैसा कि अगर आप देखो तो ये एक पीरियड हमेशा है जब एक फ्लैश क्रैश का सिचुएशन बनता है। ट्रंप का इलेक्शन पकड़ लीजिए, इंडिया का डिमोनेटाइजेशन पकड़ लीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक पकड़ लीजिए, ये सारी की सारी चीजें इस नवंबर के मंथ में होती है, फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर। इस बार अब फर्स्ट हाफ नवंबर में सिर्फ 5-7 दिन बचे हैं। मेरे हिसाब से शायद इस 5-7 दिन में शायद कुछ भी नहीं हो, क्योंकि अगेन टाइम साइकिल एनालिसिस में जब ये चीज मैं देख रहा था और कई महीनों पहले से पता था या कई हफ्तों से पता था, बैंक निफ्टी का 10% का क्रैश लास्ट वीक में, 10% बैंक निफ्टी 10% का फॉल आया 3 दिन में। अगर उसको आप टाइम साइकिल एनालिसिस से अगर जोड़ें तो कहीं ना कहीं वो भी एक फ्लैश क्रैश को ही सिग्निफाई करता है कि थर्सडे के हाई से फ्राइडे का लो वॉज 10% डिफरेंट, तो इसको फ्लैश क्रैश ही बोलेंगे। सो गॉड फॉरबिड, मतलब भगवान सब अच्छा करे, उस हिसाब से अगर सोचे तो शायद लगता है कि नहीं ये हो चुका। अब अगर नया कुछ हो गया, मैं अपना व्यू बोलूं तो मेरे को अभी कहीं मंदी दिख नहीं रही है। आई कांट सी एनी बियरिशनेस। नेगेशन पॉइंट बहुत सिंपल है, जो लास्ट फ्राइडे का लो एस्टैब्लिश्ड है, वो जो मैं लास्ट वीडियो में भी बोला था कि शायद हो गया, और वो शायद हो गया। फ्राइडे का लो के ऊपर हम जब तक हैं, मार्केट कभी भी कहीं पर भी कोई भी बड़ा अपमूव दे सकती है, बहुत बड़ा अपमूव भी दे सकती है, बहुत बड़ा अपमूव भी दे सकती है। सेक्टर रोटेशन का की है, लास्ट 4-5 महीने से मैं एक ही बात बोले जा रहा हूं, सेक्टर रोटेशन। कभी आईटी नीचे, आप आईटी का अगर शेयर्स देखो, अगर मैं मंदी की बात कर रहा होता, से फॉर एग्जांपल, या कोई भी मंदी की बात कर रहा हो, अगर वो आईटी में शॉर्ट है तो उसको 25% का फॉल मिल चुका है। पर फिर भी कुछ लोग होंगे वो आकर बोलेंगे नहीं सर फॉल कहाँ है, निफ्टी ऊपर है, ऑल टाइम हाई पे है, बैंक निफ्टी 42,000 है। जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी तिन तैसी। जिसको मंदी दिख रहा है उसको आईटी इंडेक्स दिख रहा है, जिसको तेजी दिख रहा है उसको बैंक निफ्टी दिख रहा है। बैंक निफ्टी लास्ट वीक तक दिख रहा है, फिर वापस जिसको मंदी दिख रहा है वो बैंक निफ्टी इस वीक में दिख रहा है उसको। नजरिया कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। लास्ट वीक तक मारुति
स्टेबल था जो हम पहले बुक किए थे, फिर 64-6500 में लेके 77-7800 में बुक किए थे, लास्ट वीक 72-7300 में वापस एंट्री किए। अब अगर कोई देखे तो लास्ट 3 दिन में वो 7900 आ चुका। तेजी और मंदी, बुलिशनेस या बियरिश, वो आपके दिमाग में है, और अब आप देखो कि आप मार्केट को या सेक्टर को किस नजरिए से देख रहे हो। अगर आपके पास सिर्फ आईटी का अगर एक्सपोजर है तो बाजार आपके हिसाब से डाउन है। अगर आपके पास दूसरे कोई सेक्टर का एक्सपोजर है तो बाजार आपके हिसाब से शायद प्लस है। आने वाले टाइम में जब तक फ्राइडे का लो बचा हुआ है, मार्केट सेक्टर रोटेशन करता रहेगा। मेरा फेवरेट सेक्टर जो बहुत पहले से है, आज 2-3 महीने से मैं चिल्ला रहा हूं, जब 62-6400 का लो था मारुति का, ऑटो सेक्टर। मैं आज बोल रहा हूं आपसे, 1 साल बाद बात करूंगा, तब आप बोलिएगा कि एक ही बंदा था जो सिर्फ ऑटो सेक्टर को चिल्लाया करता था। आई गारंटी, मतलब गारंटी कुछ भी नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। हम्बलनेस के संग बोलता हूं, एरोगेंस के संग नहीं बोलता हूं। गारंटी कुछ नहीं होता है, पर कहीं ना कहीं ये एक कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस है कि अगर टाइम साइकिल एनालिसिस राइट है तो जैसे 2020 में जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं या जो मेरे को जानते हैं, 2020 फरवरी मार्च से शायद घर घर जाकर सबको बोला था सेल ले लो 20-25 रुपया में, जिंदल स्टील ले लो 60 में, 70 में, 80 में, 90 में, 100 में, हर भाव में जिंदल स्टील ले लो। और उस समय जब उसका स्क्रीन पे प्राइस 70 था तो शायद मैंने बहुतों को बोला था कि ये 500-550 बिकेगा। कोई विश्वास नहीं करता। कैसे विश्वास करेगा? जो चीज 60 और 70 रुपए है आपके स्क्रीन के सामने, उसके लिए अगर आप बोलोगे 550-500 रुपया बिकेगा तो कोई नहीं विश्वास करेगा। पर वो हुआ। तो अगर कहीं ना कहीं एक पैसा भी मैं साइकिल समझता हूं तो शायद ऑटो साइकिल अब वो उस दौर पे है जब जिंदल स्टील 100 रुपया हुआ करता था, या सेल 30 रुपया और 36 रुपए के बीच में घूम रहा था, ब्रेकआउट 36 का वेट कर रहा था। 20 भी नहीं था, 25 भी नहीं था और 40 भी नहीं था। वो 30, 28 और 36 के बीच में जो फेज था, ऑटो का फेज अब हुई है। दिस इज माई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग रीडिंग विथ कन्विक्शन। आप क्या प्ले करोगे, कैसे प्ले करोगे, कब प्ले करोगे? 7-8 हजार में मारुति में घुसोगे, फिर एक करेक्शन में 7500 में लॉस बुक करोगे या होल्ड करो, वो सब आपका डेस्टिनी है, और आप उसको कैसे हैंडल करते हो वो आपके ऊपर है। पर ऑटो सेक्टर हम बात करेंगे 1 साल बाद, आज से 1 साल बाद बात करेंगे ऑटो सेक्टर के बारे में कि ऑटो सेक्टर आज क्या था, या 3-4 महीने पहले जब मैं ऑटो सेक्टर का बॉटम कॉल किया था उस समय क्या था, और आज से 1 साल बाद ऑटो सेक्टर अगले दिवाली में ऑटो सेक्टर क्या रहेगा, ये हम अगली दिवाली में बात करेंगे। सो दिवाली टू दिवाली मेरा अगर कोई कॉल अगर पूछे कि सर एक कुछ बता दीजिए दिवाली टू दिवाली, इट इज ऑटो, नंबर 2 ऑटो, नंबर 3 ऑल्सो ऑटो। अब उसमें आप फ्रंटलाइन ऑटो पकड़ लीजिए, मिड सेक्टर ऑटो पकड़ लीजिए, 2 व्हीलर पकड़ लीजिए, 4 व्हीलर पकड़ लीजिए, ऑटो पकड़ लीजिए, ऑटो एंसिलरी पकड़ लीजिए, टायर पकड़ लीजिए, बैटरी पकड़ लीजिए, फोर्जिंग पकड़ लीजिए, वो सब आपके ऊपर है। बट ये सब एक अलग ट्रैजेक्टरी, अलग टेंजेंट में दिखेंगे 1 साल बाद, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा स्टडी है। मार्केट में अभी हाल फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जो कि नेगेटिव हो। अगर सिर्फ लास्ट 1 महीने की बात करें तो तेज, फिर विजन क्लियर नहीं है तो वहाँ 1000 पॉइंट गिर भी गया, हम शॉर्ट भी थे। उसके बाद वापस जब लास्ट वीडियो भी बनाया था सैटरडे को, तो बोल दिया था कि फ्राइडे का लो इस्टेब्लिश हो चुका, बाजार और नहीं गिरेगा, और वहाँ से हम फिर ऊपर है, अच्छा खासा ऊपर है, 1000-1500 पॉइंट शायद बैंक निफ्टी, और 400 पॉइंट 50% रिट्रेस हो चुका है इस वीक में। सेक्टर रोटेशन को पकड़ते रहिए, लॉन्ग साइड प्ले करते रहिए। शॉर्ट बोल के फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं शॉर्ट कुछ भी बोलूंगा तो आप सिर्फ शॉर्ट को पकड़ लोगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में शॉर्ट है, और अगर रैली को मिस कर चुके हो, मिस करने वाले हो, या आपका बायस लॉन्ग का है ही नहीं, तो आप सिर्फ शॉर्ट का ट्रेड पकड़ोगे और बोलोगे सर आपने शॉर्ट बोला था।
और उसमें लॉस हो गया, इसलिए शॉर्ट को मैं अवॉइड कर रहा हूं फॉर द टाइम बिंग। अब मैं शॉर्ट तभी बोलूंगा मेरे टाइम साइकिल के एनालिसिस के हिसाब से जब मार्केट धराशायी होने वाला होगा। बिकॉज अगर मैं आज अगर शॉर्ट बोल के जाऊं कोई भी चीज में, मैं आईपीओ में भी शॉर्ट बोलूंगा तो आप कल आकर बोलोगे बैंक निफ्टी तेज हो गया। सो इस सिचुएशन में अवॉइड द वीक सेक्टर, मेरा एक ही सजेशन है, अवॉइड द वीक सेक्टर, प्ले लॉन्ग। आप लॉन्ग प्ले करो, जिसमें करेक्शन दिख रहा है या जो ओवरहीटेड सेक्टर है उसको आप अवॉइड करो। सेक्टर रोटेशन में ये देखो कि कौन सा सेक्टर नया पकड़ने वाला है, उस सेक्टर को पकड़ो और उसमें तेजी करो। और उसमें जब तेजी करोगे तो आपको बहुत फास्ट पैसा मिलेगा। मार्केट चूंकि तेजी की ट्रैजेक्टरी में है, आपको कंफर्ट मिलेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मार्केट तेज हो रहा है और कहीं रॉन्ग ट्रेन में बैठे हो और शॉर्ट करके बैठे हो। कम से कम यह है कि आप अगर बॉटम कॉल करके कोई सेक्टर में लॉन्ग बैठे हो और बाजार तेज हो रहा है, कम से कम आप डरोगे तो नहीं। अभी क्या हो रहा है, अगर आप शॉर्ट करके बैठे हो, बाजार तेज होता है तो आप डरते हो। सेम चीज लॉन्ग वालों के संग भी है। जब अभी बाजार नीचे गिरा तो अच्छों का माल कट गया, जो मैं हमेशा बोलता था कि कटता चला जाएगा, और कटा। बिकॉज वो 5-7 दिन कंटिन्यूसली फॉल होना या 9 दिन कंटिन्यूसली फॉल होना इज अ बिग पेन, और वो भी इस ओवरहीटेड मार्केट में किसी का हिम्मत नहीं होगा कि वो रोक पाएगा। वो टाइम साइकिल हम कर पाते हैं या किए हैं जहां हम बोले कि निकल जाओ बाजार से, पूरा बुक कर लो, और फिर वेट किए एंड देन वी एंटर्ड अगेन, राइट। बट वो कितने परसेंट लोग हैं? वो हार्डली एनी परसेंट ऑफ लोग। सबका लॉन्ग था, सबका लॉन्ग कटा, वहीं बॉटम बना और फिर बाजार वहां से बढ़ना चालू हुआ। ये हमेशा से होता आया है और वही इस बार भी हुआ। और वो भी एक रीजन है जो शायद मेरे को इंडिकेट करता है कि बाजार गिरेगा नहीं, क्योंकि ओवरहीटेड मार्केट का बाजार कट गया, माल कट गया। इस चीज को दिमाग में रखिए, लॉन्ग साइड रहिए, सेक्टर घुमाते रहिए। फार्मा में भी एक तेजी बन सकती है इस महीने, ये भी दिमाग में रखिए। ऑटो सेक्टर मेरा कन्विक्शन है। बाकी लॉन्ग शॉर्ट खेलते रहिए, बट रहिए लॉन्ग साइड में। नमस्कार।